नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है अर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो अर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है और इस कंपनी 1985 में स्टार्ट हुआ था। और इस कंपनी का जो काम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम है और एक इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो एक पीएससी कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हो चुके हैं। कंपनी 50 के आसपास इसका लो था और हाई हाई क्या 180 के आसपास। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 3.5 गुना के आसपास कंपनी आपको रिटर्न दिया सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी की इतना रिटर्न मिल चुके हैं तो अभी क्या और भी रिटर्न मिलने का चांसेस है, तो एक चीज मैं बता दूं, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर हमेशा एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, क्या सही में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हो रहा है? आप देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। तो सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहा है और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, ऐसे नहीं कि प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। सेल्स भी बढ़ा, प्रॉफिट का ग्रोथ भी बढ़ा, उस बेसिस में कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बढ़ा और उसीलिए कंपनी ने आपको धमाका रिटर्न दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि कंपनी की यही पॉइंट्स क्या सबसे इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल नहीं है। कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट भी देखना है। क्या सही में कंपनी का रिजल्ट क्वार्टरली भी एस्टिमेट को बीट कर पाया? अभी एस्टिमेट होता क्या है? देखिए, दो तरीके से एस्टिमेट किया जाता है, एक क्वार्टर क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑफ ईयर बेसिस। तो यहाँ पे देखा है तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल्स का इंक्रीजिंग देखने को मिला और क्वार्टर का भी सेल्स का इंक्रीजिंग देखने को मिला। मतलब सेल्स दोनों तरफ से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इसलिए जो एस्टीमेट है वो एस्टीमेट दोनों तरीके से यहाँ पे बीट कंपनी करके आगे बढ़ा। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट इसीलिए बढ़ता हुआ देखने को मिले, 174 करोड़ से बढ़ के हो चुके 251 करोड़ के आसपास। उसी तरीके से अगर कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी के कैश फ्लो में नेगेटिविटी देखेगा। तो नेगेटिविटी ए पॉइंट्स कंपनी के लिए खतरा बनेगा, क्योंकि जब कोई कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है तो कुछ कंपनी के ऊपर कमियां देखने को जरूर मिलेगा। अभी कैश फ्लो किस तरीके से सोचा जाता है, मान के चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि 100 रुपीज के आपने एक पेन बनाया, उस पेन को आपने 120 में बेचा, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपीज का। और वो 20 रुपीज आपके जेब में जाएगा। आपको बाकी 100 रुपीज आप बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और 20 रुपीज आपके जेब में रहेंगे, तो वो 20 रुपीज आपका कैश फ्लो बन जाएगा। अगर वही 100 रुपीज का पेन अगर आप 90 में बेच रहा है तो सोचिएगा वहां पे आपको 10 रुपये का लॉस हो रहा है, तो कैश फ्लो आपको लॉस में दिखेगा। तो यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है, तो फिर भी कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। इंस्टीट्यूशन अभी देखिए थोड़ा थोड़ा करके एफआईएस होल्डिंग को बढ़ा रहा है, मगर डीएस के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। अगर इस कंपनी के ऊपर डिलीवरी के परसेंटेज के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक हाई लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज देखने को नहीं मिला। कंपनी की एवरेज लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज है करीबन 30 to 40% के आसपास। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न एक शानदार तरीके से बना। तो फाइनली यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बना, तो मैं आपको ये भी बता रहा कि बहुत दिनों तक एक रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है और इसी के साथ साथ एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल भी क्रिएट हुआ। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। मुझे इस ब्रेकआउट के ऊपर कोई कंफर्मेशन चाहिए। अगर कंफर्मेशन मिले तो मैं यहाँ पे एक एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा 25% के आसपास, जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 215 रुपीज के आसपास। तो इस एंट्री लेवल और टारगेट लेवल मैं आपके सामने इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी सीखने का मौका मिले। यहाँ पे मेरा कोई आपको टिप्स देने का कोई भी मतलब कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको टिप्स दूं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। कि आपको अगर काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करना पड़ेगा, आपके रिस्क को मैनेज करके काम करना पड़ेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और आप किस कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। इस कंपनी के ऊपर जितना चर्चा करो उतना कम होगा, क्योंकि इस कंपनी का वैल्यूएशन लगातार कम होता जा रहा है और वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में देखने को मिला और आरओसी आरओई दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है। इनकम जबरदस्त है, हाथ में डेप्थ भी कम है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। तो इतने सारे पॉइंट्स प्लस होने के बाद भी कंपनी में ऐसा क्या हुआ जो कंपनी कंटिन्यूसली गिरते चले जा रहा है। कंपनी आज 52 वीक के लो के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी के सबसे पहले चार्ट पैटर्न दिखा दूं, देखिए कंटिन्यूसली एक सेल अप मोमेंटम देखने को मिला और जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर सेल अप देखने को मिल रहा है तो मुझे लगता है यहाँ पे जो लोअर साइड है, इस लोअर साइड को वो टच करने के लिए वो जरूर नजदीक में जरूर आएगा। वो लोअर साइड का रेंज कौन सा है, जो लोअर इसका सपोर्ट है वो सपोर्ट बन के आ रहा है करीबन 240 रुपीज के आसपास। अभी आप कहेंगे सर यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है? अगर आप प्रीवियस डेटा देखेंगे
तो आप देखेंगे तो ये जो रेंज है, इसी रेंज को कंपनी क्या किया, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद उसका ब्रेकआउट किया और उसके बाद देखिए धमाका परफॉर्मेंस कंपनी ने किया। और इसको मैं छोटा कर देता हूँ, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए कंपनी एक लंबा जर्नी दिखाया था, तो वही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट अभी बनने वाला है। तो वही सपोर्ट को कंपनी रिटेस्ट करने के बाद ही देखा जाएगा कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला है, तो यहाँ पे मैं एक लेवल मार्किंग कर रहा हूँ। अगर इस लेवल के नीचे आए तो सोचना एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो अब आप कहेंगे सर अभी क्या करना चाहिए? देखिए अभी फिलहाल के लिए शांति से इस कंपनी के ऊपर बैठा रहना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के इस बार प्रॉफिट कम हुआ, क्योंकि कंपनी इस बार अच्छा खासा टैक्स भी दिया। कंपनी के सेल्स भी कम हुआ, 50% सेल्स कम हुआ था और उसी के चलते कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज और भी देखने को मिला। तो रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के रेशियोज में आपको कैश कन्वर्जन जो साइकिल्स है, जो एक टाइम नेगेटिव में देखने को मिलता था, आज वो करीबन 10 के आसपास देखने को मिला। तो कैश कन्वर्जन साइकिल 10 के आसपास है और उसी बेसिस में एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो कोई भी इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखना ये बाकी है कि दिसंबर मंथ के रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। तो उस रिजल्ट में कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करे। अगर सही में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है तो सोचना कंपनी उस सपोर्ट को टेस्ट करके ही फिर से रिवर्सल करने का कोशिश करेगा। तो मैं उस सपोर्ट के इंतजार कर रहा हूँ, जब सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा तो मैं जरूर वीडियो बनाकर आपको शेयर करूंगा कि उस सिचुएशन में किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो कंपनी में कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कंटिन्यूसली बाइंग करता गया। सेल ऑफ जो किया गया छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ और बाइंग जो किया गया बहुत बड़े क्वांटिटी के साथ। तो बायर बहुत ज्यादा एक्टिव है, जितना मार्केट गिरते जा रहा है उतना ही म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर निवेश करते जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में कि आपको प्रोमोटर में कोई भी बेचता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। एफआईएस लगातार होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं, सॉरी डीएस होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं और एफएस के पास होल्डिंग जितना है उतना ही होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है यस बैंक। यस बैंक आप सभी जानते हैं, यस बैंक इंडिया के एक ऐसे बैंक है जिस बैंक के बारे में हर किसी के मन में एक नेगेटिव सेंटिमेंट अभी भी है, क्योंकि इस कंपनी एक टाइम 400 के ऊपर चला था, 400 के ऊपर चल रहा था और एक टाइम कंपनी वन डिजिट मतलब 10 रुपीज के भी नीचे देखने को मिला है। तो सोचिए 400 से 10 रुपया जो लोग 400 में बाई करके रखे थे उसका तो मतलब पूरा का पूरा फंड ही उड़ गया। तो इसके पीछे कारण कौन सा है? आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा है तो प्रोमोटर के पास कितना 20% के आसपास होल्डिंग था। और इसके प्रोमोटर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो एक व्यक्ति का नाम देखने को मिलेगा जिसका है राणा कपूर। तो राणा कपूर जी इस कंपनी का तो पासा ही पलट कर रख दिए थे कि इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा से ज्यादा लोन कस्टमर को दे रहे थे, कॉर्पोरेट को दे रहा था। वहां से राणा कपूर जी अच्छा खासा पैसा छाप रहे थे और कंपनी का हालत कंटिन्यूसली बिगड़ते चले जा रहे थे, क्योंकि राणा कपूर जी ने ऐसे किया कि ज्यादा से ज्यादा वो लोन कस्टमर को दिए और उस लोन देने के कारण वो लोन जो कस्टमर को दिया, जो कॉर्पोरेट को दिया, वो कॉर्पोरेट क्या किया, वापस नहीं कर पाए और इसीलिए बैंक को डिफॉल्ट करना पड़ा वो लोन। और डिफॉल्ट जितना करेंगे उतना ही कंपनी के लिए एनपीए बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और जितना एनपीए बढ़ेगा उतना ही फाइनेंस और बैंक्स कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि एनपीए बढ़ेगा मतलब कंपनी के हाथ में जो पैसा है वो वापस जा रहा है। मान के चलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए आप 100 रुपीज लेकर काम करना स्टार्ट किए और मार्केट आपके दोस्त को दिया 100 रुपीज लोन के हिसाब से, तो वो आपको बताया कि मैं आपको 100 रुपीज वापस नहीं कर सकता, मैं तेरे को 80 रुपीज वापस कर सकता हूँ। आपका कितना पैसा चला गया? 20 रुपीज। ये 20 रुपीज आपका क्या बन गया? एनपीए बन गया। तो मान के चलिए नेक्स्ट टाइम आप किसी को अगर लोन देने के लिए जाएंगे तो क्या आपके पास 100 रुपीज है? बिल्कुल नहीं है। आपके पास कितना है? 80 रुपीज है। तो 80 रुपीज फिर से लोन दिया और फिर से एक व्यक्ति को लोन दिया था, वो व्यक्ति बता रहा है कि मैं पूरा पैसा वापस नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको 70 रुपीज दे सकता हूँ। तो चलो आप कहेंगे कि जितना ही पैसा है उतना ही ठीक है, चलो 70 रुपीज आ गया। तो आपके पास में कितना था? 100 रुपीज था, आज कितना बन गया है? 70 रुपीज। ऑलमोस्ट 30% आपका तो पैसा गया। तो इसी तरीके से एनपीए बढ़ता रहता है और कंपनी बर्बाद होते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि येस बैंक के ऊपर जो राणा कपूर जी का जो काम था वो काम बहुत मतलब बहुत हद तक बेकार था और खराब था, जिसके चलते कंपनी के ऊपर बिग क्रश देखने को मिला। और गवर्नमेंट ने इस बैंक को बचाने के लिए डीएस को
बताया कि आप जाकर इस कंपनी के ऊपर निवेश करें। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके साथ-साथ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको बचाने के लिए करीबन 50% मतलब 50% होल्डिंग्स इसके ऊपर लगाया। तो 48% से 50% के आसपास होल्डिंग को उन्होंने खरीदारी किए और यहाँ पे देखेंगे अभी भी एसबीआई के पास होल्डिंग्स है, क्यों ना रहे, क्योंकि एसबीआई देखा जाए तो लॉसेस में है। जब इस कंपनी के ऊपर बाय किया था तब जो प्राइस था, आज जो प्राइस है उससे बहुत कम है। तो लॉसेस में तो वो कंपनी नहीं बेचेंगे, गवर्नमेंट तो नहीं बेचेंगे, तो उसके लिए वो इंतजार कर रहा है। तो एलआईसी के पास भी होल्डिंग्स है, वो भी इसके ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस बैंक के ऊपर जो जो मतलब इतना झंझट गया, तो उसके ऊपर हर किसी व्यक्ति यही कहेंगे कि इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करूंगा। फिलहाल के लिए इस कंपनी का सिचुएशन अलग लेवल में चेंजिंग होता देखने को मिलेगा। अगर प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो लगातार प्रॉफिट होता देखने को मिलेगा और एनपीए एक टाइम जो 5% के आसपास चला गया था, वो आज एनपीए घट के हो चुके 0.90 के आसपास। तो इसका मतलब मैनेजमेंट चेंज होने के बाद ही इस कंपनी का कुछ फिगर आउट अच्छा खासा देखने को मिला। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं थोड़ा-सा ट्रस्ट फ़ील अभी मुझे देखने को मिला। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी निवेश अभी तक नहीं किया और मैं इस कंपनी के ऊपर जब 400 के आसपास था, तब मैंने निवेश किया था और मुझे थोड़ा-सा लॉस हुआ और लॉसेस में मैं इस कंपनी को और बेच दिया, पूरा का पूरा शेयर, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ मुझे मौका मिला था जानने का, तब मैंने बेच दिया और तब नहीं बेचता तो आज मेरा पूरा का पूरा जितना निवेश था, वो सारे के सारे बर्बाद हो जाते। हाँ, इस कंपनी के ऊपर मैंने बहुत बार ट्रेड भी लिया और मैंने आपको एक ट्रेड भी मेंशन किया था। जो एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और ईज़ी तरीके से वो टारगेट को अचीव किया। टारगेट भी कोई छोटा-मोटा नहीं था, करीबन 22% के आसपास था। तो टारगेट निकल के आ रहा था करीबन ₹23 के आसपास। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। मैं ट्रेड फिर से ज़रूर लूँगा। यहाँ पे अगर इस लेवल में एक कप बना और इसके बाद एक हैंडल क्रिएट हुआ, तो मैं फिर से एक ट्रेड लेने के लिए ज़रूर मैं स्टडी करूँगा। तो आप भी पहले स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी आपको जल्द से जल्द बोनस देने वाला है और बोनस भी मिलेगा, हर एक के बदले 1 शेयर आपको बोनस के हिसाब से मिलेगा। और वो बोनस कब मिलेगा? 12 तारीख को मिलेगा। जनवरी 2024 में 12 तारीख को आपको बोनस मिलेगा। तो जो लोग बोनस के लिए इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए और मैं आपको ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर नहीं, सारे कंपनीज़ के ऊपर आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे तरफ से कोई भी टिप्स नहीं होता है। मेरे तरफ से हमेशा आपको हमेशा सिखाने के लिए सारी चीज़ मैं लेके आता हूँ। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए